नमस्कार, मैं देवेंद्र गौतम। नुक्ताचीनी न्यूज में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा के तहत हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही गंभीर विषय है, खासतौर पर लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए। महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। क्या कभी ये सोचा था हमने कि कोई सरकार, सत्ता में बैठे हुए लोग और पुलिस, जिस पर आम जनता की सुरक्षा का दायित्व है, वो एक अपराधी गैंग की तरह, एक वसूली गैंग बनकर रह जाएगी। एक साधारण से असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे, जो किसी ज़माने में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहा था, उसके जरिए सत्ता में बैठे हुए लोग वसूली करवा रहे थे। और उसमें ये गुण था वसूली करने का, इसलिए 14 साल से वो आदमी सस्पेंड था एक हत्या के मामले में। उसको वापस बुला करके ज्वाइनिंग कराई गई। ज्वाइनिंग कराने के बाद उसको इतना पावरफुल बनाया गया कि उसको सिर्फ रिपोर्ट करनी थी पुलिस कमिश्नर को। नीचे के किसी अधिकारी से उसका कुछ भी लेना देना नहीं था, कोई परवाह नहीं करता था वो किसी की। उसके ऊपर किसी ने प्रति महीने 100 करोड़ वसूली का ये दिया था टारगेट, किसी ने 50 करोड़ वसूली के लिए कहा था, किसी ने कहाँ कहाँ से वसूली हो सकती थी है। ये इन लोगों ने पूरा एक इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया था और उसकी जिम्मेदारी सचिन वाजे को दी गई थी। कितनी वसूली अब तक वो कर चुके हैं ये किसी को पता नहीं है। 14 साल से वो सस्पेंड थे। सस्पेंशन पीरियड में भी वो शाही जीवन जीते थे, बिल्कुल लग्जरी गाड़ियों पर चलते थे, 5 स्टार जीवन जीते थे। तो स्वाभाविक है कि उनके धंधे कुछ और रहे होंगे। सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट, ये क्या कहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के से मिलने वाले वेतन से तो उनका काम चलता नहीं होगा। कोई भी पुलिस अधिकारी अगर ईमानदार हो तो इतना शाही जीवन तो नहीं जी सकती। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, अंडरवर्ल्ड से उनका नेचुरली संबंध होगा, तो उनको स्पेशली बुलाया गया इसके लिए। अब सवाल यह है कि सत्ता में बैठे लोगों को इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, इस काले धन की वसूली की। पहली चीज़ है कि हमारे यहाँ चुनाव पद्धति बहुत ही ज़्यादा महंगी हो चुकी है। एक साधारण विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें एक कैंडिडेट करोड़ों रुपए खर्च कर देता है। चुनाव आयोग ने जरूर सीमा तय की है कि आप इतना ही खर्च कर सकते हैं, आप 15 लाख खर्च कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। अलिखित वे में इनडायरेक्टली वो बहुत सारे खर्च करते हैं और वोटरों को लुभाने के लिए वो कुछ भी करते हैं। अब फिलहाल जो लड़ाई है, सबसे बड़े राजनीतिक चेहरा जो है देश में वो है नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, सबसे मजबूत हर तरह से, फाइनेंशियली भी, और लगभग सारी संस्थाएं उसके कब्जे में हैं। तो जो भी सोचेगा भाजपा और नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के बारे में, तो वो सिर्फ अपने जन समर्थन से नहीं कर पाएगा। पहली बात कि उनकी लोकप्रियता का मुकाबला करना भी मुश्किल है। अभी आज कोई दूसरा चेहरा वैसा नज़र नहीं आ रहा है। तो जो भी उनके मुकाबले आएगा उसको बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए कि भाजपा चुनाव में पैसे झोंक देती है, पैसे, ताकत, इतने आक्रामक ढंग से चुनाव लड़ती है कि उसका मुकाबला करना साधारण दल या साधारण
नेता के बस की बात नहीं है। आज इतनी लोकप्रिय होते हुए ममता बनर्जी सुरक्षात्मक स्थिति में है। चुनाव जीते आ रहे ये अलग की बात है। भाजपा जो दावा कर रही है उतना लाए न लाए वो भी अलग बात है। लेकिन इतना निश्चित है कि सत्ता की राजनीति में, संसदीय राजनीति में काले धन की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये जो वसूली गैंग था या है, वो किसी न किसी राजनेता के लिए, किसी न किसी महत्वाकांक्षी राजनेता के लिए धन वसूल कर रहा था। अब सवाल यह है कि ये धन की भूमिका क्यों बढ़ गई, काले धन की। चाहे सत्ता हो, चाहे सत्ताधारी दल हो, चाहे विपक्ष हो, काले धन के बिना ये चुनाव क्यों नहीं लड़ पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस देश की जो जनता है वो अभी तक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनुकूल गुणों से लैस नहीं हो सकी है। वो प्रभाव में आ जाती है, पैसों के प्रभाव में आ जाती है, जाति के नाम पर वोट दे देती है, धर्म के नाम पर वोट दे देती है, वो क्षेत्र के नाम पर वोट दे देती है। वो ये नहीं देखती कि जो कैंडिडेट खड़ा है, जिसको हम वोट देने जा रहे हैं, उसने क्या किया है जनता के लिए, समाज में वो कितना सक्रिय है, क्या उसकी भूमिका है, ये नहीं देखते। वोटर देखते हैं कि हाँ ये तो अपनी जाति का है, दे दो इसको। और आजकल तो ये व्यक्ति पूजा का दौर है, ये बिल्कुल व्यक्ति पूजा का दौर है। एक व्यक्ति, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठे हुए हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनके नाम पर बंगाल में चुनाव लड़ा जा रहा है, उनके नाम पर दूसरे राज्यों में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव उनके नाम पर लड़ा गया, जीता गया। बिहार का चुनाव उनके नाम पर लड़ा गया। अब ये तो तय है कि नरेंद्र मोदी बंगाल के मुख्यमंत्री बनने तो नहीं जाएंगे, ना यूपी के मुख्यमंत्री बने, ना बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो सवाल यह है कि जो आपका जनप्रतिनिधि है, प्रधानमंत्री के पास कितना समय है कि आपकी बातों को सुने। जो आपका विधायक है, जो आपका सांसद है, आप अपनी बात उन्हीं के पास रखेंगे ना। सबसे जो भारतीय लोकतंत्र की विडंबना है वो ये है कि यहाँ की जनता अभी तक राजतंत्र और औपनिवेशिक सत्ता के लिए अनुकूल नागरिक गुणों से लैस हो सकी है। लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि व्यक्ति जिसको वोट देने जा रही है, वोट उसका सबसे बड़ा अधिकार है, तो जिसको वोट देने जा रही है उसको जांचे परखे, तर्क और विज्ञान के आधार पर किसी निर्णय तक पहुँचे। किसी के कहने पर, किसी के फुसलाने पर, किसी के बहलाने पर, किसी के लोभ देने पर अगर वो वोट देगी तो कभी भी इस देश में लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकेगी। आज ये मानना पड़ेगा कि भारतीय लोकतंत्र का शुरुआती वर्षों में अपराधीकरण हुआ था और आज की तारीख में उसका माफियाकरण हो रहा है। ये जो सरकारें हैं वो किसी माफिया गैंग की तरह काम कर रही हैं और हम उनको अपना लीडर समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं अपने भाग्य कि ये हमारे भाग्य विधाता हैं, ये हमारी सारी समस्याएं हल कर देंगे, ये हमारे जीवन को खुशहाल बना देंगे। लेकिन होता कुछ नहीं है। कोई जनता के लिए नहीं सोचता है। धर्म से किसी का कुछ लेना देना नहीं है, जाति से किसी का कुछ लेना देना नहीं है। उनको मतलब सिर्फ वोट से है। जब तक आप उस नाम पर वोट देते रहेंगे वो आपसे उस नाम पर लेते रहेंगे। वो न आपकी बुनियादी समस्याओं को हल करेंगे, न आपको सहूलियतें प्रदान करेंगे। आपका जीवन जैसे चल रहा है, हो सकता है
वैसा भी ना चल पाए और बदतर हो जाए जीवन। इसलिए भाइयों, बहुत ज़रूरी है कि आप लोकतंत्र के लिए जो जरूरी गुण हैं, चीज़ों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसना और कन्विंस हो जाने पर उसको स्वीकार करना, ये जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे। धर्म की ही अगर हम बात करें तो धर्म हमारा कोई भक्ति योग तक सीमित तो नहीं है। हिंदू धर्म का दायरा तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कैनवास है हिंदू धर्म का। इसके अंदर ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है। हमने भक्ति योग के एक सिरे को पकड़ रखा है। भक्ति योग अध्यात्म की सबसे निचली सीढ़ी है, उसी पर हम खड़े हैं। तो थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, अपने में बदलाव लाने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति बनाने की ज़रूरत है कि कल को किसी सही नेता को, जो वास्तव में जनता का काम करना चाहता है, उसको किसी सचिन वाझे की मदद न लेनी पड़े, उसको किसी माफिया के सांचे में न ढलना पड़े। वो एक समाज सेवी बनकर रहे, हमारे बीच का आदमी बनकर रहे। बस यही मुख्य बातें थी जो मैं कहना चाहता था। अब आपसे विदा लेना चाहूँगा। जाते जाते एक फिर आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी बातें हों वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।